जलगांव डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है अमलनेर। तो अमलनेर के रहने वाले अनवरजीत। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज का क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक है शेयर मार्केट की गैम्बलिंग के बारे में और पावर ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुग्राम ट्रेडर में। जैसा कि आपको पता है, हम यहां पर स्टॉक मार्केट की बात करते हैं और स्टॉक मार्केट के नॉलेज के बारे में ही यहाँ मैं आपके अपने विचार साझा करता हूँ कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से रिस्क को मैनेज करना चाहिए। ये भी सारे टॉपिक आएंगे। तो जो मैंने अपनी पिछली 4 वीडियो बनाई है इस सारे टॉपिक्स के रिलेटेड, कैंडल्स के रिलेटेड, आप लोगों ने उन वीडियोस पे इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। लास्ट वीडियो पे आपने अच्छे कमेंट करे, अच्छा प्यार दिया, सबने अच्छे से देखा और अप्लाई भी करा, तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके लिए मैं आभारी हूँ। इसी तरीके से मेरी वीडियोस को आप प्यार देते रहिए। तो आज हम थोड़ा सा टॉपिक को लेके चलते हैं शेयर मार्केट के गैम्बलिंग के बारे में। ये अब कहाँ से आ गया ये पॉइंट? तो ये पॉइंट आया क्योंकि जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई, उस वीडियो को बनाने के बाद मेरे पास एक दो दोस्तों के फ़ोन आए कि यार तुम सिखा तो रहे हो सोनू शेयर मार्केट के बारे में, लेकिन यहाँ पर पैसा डूब जाता है और गैम्बलिंग होती है, एक जुए की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। शेयर मार्केट एक जुआ है, यहाँ पे पैसा लगाने से पैसा बर्बाद हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, या जैसा भी है आदमी पूरे तरीके से बर्बाद होता है। ऐसे उनके सवाल थे। तो क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। आप तरीके से करोगे तो कहीं गैम्बलिंग नहीं है, कोई किसी के साथ धोखा नहीं होता यहाँ पर। गलत तरीके से करोगे, उसको गैम्बलिंग के तरीके से करोगे तो वो गैम्बलिंग ही है। दूसरा, पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। ये दोनों वर्ड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब मैं इस चीज़ को समझाऊंगा तभी आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग है या फिर एक अच्छा सोर्स है इनकम का, या यहाँ पर पैसे कमाए जा सकते हैं या अच्छे से इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। इसके बारे में तभी क्लियर होगा जब पावर ऑफ इन्वेस्टिंग की हम बात करेंगे। जब पावर ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में, मैं टॉपिक के बारे में आपसे बात करता हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान में पिछली वीडियो पे आपको ले जाना चाह रहा हूँ। इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने बात करी थी एक ट्रेंड के बारे में कि जब शेयर मार्केट में ट्रेंड चालू होता है, ट्रेंड चलता है, तो उस ट्रेंड के अपोजिट में अगर हम जाते हैं तो हमें लॉस होता है। जब उस टॉपिक पे मैंने ये बात करी थी कि मार्केट अप डाउन चलती है और कोई लेवल आता है, वहाँ से अपनी नीचे डायरेक्शन को डिसाइड करते हुए नीचे की तरफ जाती है। तो अब विचार किसके कहाँ पर कैसे होते हैं, यहाँ पर सारा साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है। साइकोलॉजी ही हावी होती है आदमी की, व्यक्ति की, उसके ऊपर। अब कोई यहाँ पर इन्वेस्ट करता है और वो यहाँ पर चला जाता है, तो उसको इस ड्यूरेशन को तय करने में अब वो डिपेंड करता है वो इन्वेस्टर किस तरह का है। वो, जैसा मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में बताया था, कैंडल्स मिनट्स की भी बनती हैं, आवरली की बनती है, वीक की भी बनती है, डेली की बनती है, ईयरली की भी बनती है। तो यहाँ हमें डिसाइड करना होता है हम किस तरह के इन्वेस्टर हैं। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हम कितने महीनों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम कितने सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, या हम कितने घंटों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये हमें खुद अपने आप से सवाल करना होता है और उसी का जवाब हम अपने आप के लिए खुद निकालते हैं। अब हमने इन्वेस्ट किया कहीं, हम कैंडल देख रहे हैं वीक की और इन्वेस्ट कर रहे हैं आवरली पे, या कैंडल देख रहे हैं मंथ की और इन्वेस्ट कर रहे हैं आवरली चार्ट पे जाके, आवरली कैंडल्स को देख के। तो जब आपने मंथ का साइकोलॉजिकली अपने दिमाग में सेट किया कि मैं 1 महीने के लिए इन्वेस्ट करूँगा या 1 साल के लिए इन्वेस्ट करूँगा,
तो उसका रिज़ल्ट आप क्या 1 घंटे में ही चाहते हैं? ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं होता। अगर आपने आवरली के हिसाब से ट्रेड करा है, आपकी स्टडी अच्छी है, आपकी लर्निंग अच्छी है, तब ये पॉसिबल हो सकता है कि आप 1 घंटे के हिसाब से इन्वेस्ट करें और उसका कुछ अगले घंटों में बेनिफिट मिले। अगर अच्छा पढ़ा है, अच्छा सीखा है तो। या फिर आपकी लर्निंग सी गलत रही है और ट्रेंड के अपोजिट जा रहे हो, ट्रेंड अप साइड का है और डाउन साइड बाद में आना है, तो आप अप साइड ट्रेंड है, डाउन साइड की तरफ आप देखते हो, तो गलत आप देख रहे हो, ना कि शेयर मार्केट देख रही है। मार्केट सबसे बड़ी ज्ञाता है, बहुत नॉलेज है, मार्केट सुप्रीम है। यहाँ पर मार्केट के अपोजिट कुछ नहीं हो सकता। आज की डेट में हम लोग भगवान को मानते हैं, हर लोग अपने धर्म में मानते हैं, तो भगवान से हम सपनों में बात कर सकते हैं या वैसे भी अपने महसूस करते हैं, लेकिन ये एक साक्षात भगवान के तौर पे ही यहाँ पे अवेलेबल है। जो अगर हम यहाँ पर गलत कर्म कर दिया तो उस गलत कर्म का नतीजा हमें यहीं पर हैंड टू हैंड मिल जाएगा और उस गलत कर्म के नतीजे को भुगतना हमें बहुत भारी पड़ेगा, जिसमें हमें क्या होगा, हमारे फाइनेंशियल लॉसेस होंगे। और जब व्यक्ति का फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसका दिमाग का भी लॉस होता है उसके साथ में। जब दिमाग का लॉस होता है तो सब कुछ लॉस हो जाता है, फिर परिवार पे भी बातें चली जाती हैं। तो हमें अपने दिमाग को ना खोए, दिमाग का लॉस ना हो, इसके लिए हमें पहले अपने दिमाग से ही मेहनत करानी पड़ेगी। हमें सारी लर्निंग वीडियोस को देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ताकि हमारा दिमाग पहले मेहनत करे, ना कि बाद में उस चीज़ों के लिए रिकवर करने के लिए मेहनत करे। तो ऑफ द टॉपिक ना जाके मैं बात कर रहा हूँ पावर ऑफ इन्वेस्टिंग की। फिर आप लोग ही बताना क्या शेयर मार्केट गैम्बलिंग है या नहीं है। मुझे, क्योंकि मैं इस मार्केट में काम कर रहा हूँ, कई सालों से काम कर रहा हूँ, तो मुझे शेयर मार्केट गैम्बलिंग नहीं लगती। गैम्बलिंग कुछ मूवीज़ में दिखाया गया है, जैसे एक मूवी आई थी, हर्षद मेहता की मूवी आई थी, शायद आप लोगों ने देखी हो, मैंने तो देखी थी। तो उसमें गैम्बलिंग दिखाया गया है, वहाँ पर हर्षद मेहता को इनसाइडर ट्रेडर दिखाया गया है कि वो कंपनियों के अंदर से खबर लेता था, उसको खबर लग जाती थी, स्टॉक को मैनिपुलेट करता था, प्राइस ऊपर जाता था तो बेच देता था। तो वहाँ पर हर्षद मेहता को दिखाया गया है इस बारे में। लेकिन आज की डेट में हमारे सरकार की रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं, जो स्टॉक्स को या इंडेक्स को मैनेज करती हैं, मॉनिटर करती हैं, वो इतने अच्छे से मॉनिटर कर रही है, अब वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब जब वो चीज़ पॉसिबल नहीं है तो शायद हमारा पैसा ख़राब भी नहीं हो सकता, वो भी सेफ़ है। तो पावर ऑफ इन्वेस्टिंग की बात करते करते मैं एक चीज़ पे ध्यान आपका ले जाना चाहूँगा। मैं कुछ फैक्ट्स दिखाता हूँ आपको। मैंने ये एक वीडियो आर्टिकल आपके लिए खोल के रखा हुआ है। ये आर्टिकल आपको गूगल पे, अब आज की डेट में सबके हाथ में फ़ोन है, सबके हाथ में लैपटॉप भी रहते हैं, टैबलेट भी रहते हैं, अलग अलग तरह के इक्विपमेंट सबके हाथ में है। तो आप खुद गूगल करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि फैक्ट्स क्या थे। आप शेयर मार्केट की जब हम बात करते हैं तो शेयर मार्केट में हमारे सामने कुछ बड़े बड़े नाम आते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जो जिनका अच्छा पोर्टफोलियो है, जो हज़ारों करोड़ रुपए मैनेज करते हैं शेयर मार्केट में, उनका नाम भी आता है। मैं आपको बताता हूँ, जो अपने इंडिया में एक अच्छे बहुत बड़े इन्वेस्टर रहे, राकेश झुनझुनवाला जी, इनका नाम भी काफ़ी बड़ा है लिस्ट में कि ये अच्छे इन्वेस्टर थे। अभी ये एक्सपायर हो गए, कुछ साल पहले, 2-4 साल पहले ये एक्सपायर हो गए। अब इनका जो पोर्टफोलियो है, इनकी वाइफ जो है राकेश झुनझुनवाला जी की, रेखा झुनझुनवाला, वो इनका पोर्टफोलियो मैनेज कर रही है, वही चला रही है, अब वो मालिक हैं। अब जब यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला जी की बात कर रहे हैं तो इनकी नेट वर्थ एस्टिमेटेड एट $5.8 बिलियन की इनकी नेट वर्थ है। क्या ये सारा पैसा स्टॉक मार्केट से आया? नहीं,
इन्होंने कुछ और भी व्यापार करे थे, कुछ और बिजनेस भी करे थे, वहाँ से भी पैसा आया, लेकिन वहाँ से इतनी बड़ी रकम नहीं आ सकती है, पर इन्होंने शेयर मार्केट का सहारा भी लिया। ये बहुत बड़े इन्वेस्टर रहे। अब इनके बाद और भी नाम हैं। फॉरेन इन्वेस्टर में हम वॉरेन बफे को भी देखते हैं, वो भी बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। वॉरेन बफे का नाम भी मार्केट में बहुत है। दूसरा, हमारे पास एक और अच्छे पोर्टफोलियो है जो राकेश दमानी जी का है। ये भी अच्छे इन्वेस्टर हैं इंडिया में, इनका भी अच्छी वर्थ है, आप खुद चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कहीं मैनेज कर रहा हूँ मैं। आप यहाँ पर इसमें जाकर देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको राकेश दमानी जी का। इनका अप्रोक्स फोर्थ रिचेस्ट इंडियन इन 2020 16.5 बिलियन के आसपास का इनका रिचेस्ट का इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट में। ये आप यहाँ पे चेक करो। इनका 2020 में नाम भी आया है फोर्थ लेवल पे रिचेस्ट में। ये भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट का अच्छा नॉलेज रखते हैं, इन बड़ा पोर्टफोलियो है। ऐसे ही इन्हीं लोगों की अलग अलग तरीके की अलग अलग नाम से कंपनियां रजिस्टर्ड हैं जो शेयर मार्केट में काम कर रही हैं। एक यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको दूसरे बार टॉपिक पे भी दिखाता हूँ कि ये मैंने एक और चैप्टर आपके लिए निकाल के रखा है। ये सारे चीज़ें आप खुद गूगल पे जाके देख सकते हैं। एक व्यक्ति था महाराष्ट्र के, ये एक फैक्ट है बिल्कुल। ये तो बड़े बड़े पोर्टफोलियो हो गए, राकेश झुनझुनवाला जी, दमानी जी, वॉरेन बफे वगैरह, या और बहुत लोग हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ये तो बड़े बड़े नाम हो गए जिनको सब लोग जानते हैं। हम बात करते हैं छोटे व्यक्ति की यहाँ पर, कि एक छोटा व्यक्ति भी क्या पैसे कमा सकता है शेयर मार्केट से? बिल्कुल कमा सकता है। आप खुद देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैंने नहीं लिखा। खेत बेचकर शेयर मार्केट में लगा दी गाड़ी कमाई, किसान का बेटा कैसे बना 800 करोड़ का मालिक। 800 करोड़ से ज़्यादा पैसे इन्होंने कमाए शेयर मार्केट से। ये बात कर रहा हूँ मैं एक असली कहानी की, जो महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है अमलनेर। तो अमलनेर के रहने वाले अनवर जी थे। अब अनवर जी ने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया। कंपनी कोई भी हो सकती है, कभी भी कोई भी कंपनी किसी की भी हो सकती है। हमारे पास कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इंडिया में, अच्छी अच्छी कंपनियां भी हैं। इन्फोसिस है, विप्रो है, टाटा ग्रुप की कंपनियां हैं, और बहुत कंपनीज हैं जो जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप फंडामेंटल को चेक करेंगे या टेक्निकल को चेक करेंगे, मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि फंडामेंटल टेक्निकल कैसे चेक करे जाते हैं, उन कंपनियों की बुक्स वगैरह कैसे चेक करी जाती है। जब हम किसी परिवार से रिश्ता जोड़ते हैं तो हम उस परिवार के बारे में भी तो जानते हैं पीछे का। किसी भी तरीके की कोई नई रिश्तेदारी हमसे जुड़ती है तो हम कोशिश करते हैं उनके बैकग्राउंड के बारे में जानने की, कि इनके परिवार में कोई ख़राब व्यक्ति तो नहीं था, या परिवार का नेचर कैसे रहा, पीछे उनका कैसे करेक्टर था, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या था। हम रिश्तेदारी जोड़ते टाइम तो ये चीज़ें देख लेते हैं। क्या हमने अपना पैसा देते टाइम ये चीज़ें देखी? अगर देखी है तो हमारा पैसा भी ख़राब नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं देखी है तो हमारा पैसा ख़राब हो जाएगा। तो ऑफ द टॉपिक ना जाके मैं बात करता हूँ अनवर जी की। ये जो अनवर जी थे ये अमलनेर के रहने वाले थे। अब अमलनेर में जो कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो विप्रो कंपनी जो है, ये पहले इनका नाम मैं आपको दिखाता हूँ। अजीज प्रेम जी की कंपनी है ये विप्रो, जो वहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी। ये कुकिंग ऑयल वगैरह में पहले काम करते थे, वनस्पति वगैरह का काम था इनका।
1970 में इस्टेब्लिश हुई थी, और 70 से पहले भी पहले इस्टेब्लिश हुई है। ये यहाँ पर दिखा रखा है, ये जलगांव में इस्टेब्लिश हुई है। और इनका जो था, अजीज प्रेम जी इनके मालिक रहे, विप्रो के। पहले ये कुकिंग ऑयल्स वगैरह में डील करती थी। यहाँ पर पॉइंट है इसका, आप चेक करेंगे तो वनस्पति घी एंड कुकिंग ऑयल इन 1947 they are not so concerned about Wipro's underperforming over the past few years, क्योंकि यहाँ पर जो वनस्पति की जो कंपनी थी वो उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही थी। तो इनके जो संस्थापक थे, उनके लड़के जो आए, जो उनके बाद में आए, उन्होंने कंपनी को आगे बढ़ाने की कोशिश करी। जब आगे बढ़ाने की कोशिश करी तो इन्होंने वनस्पति का काम छोड़ के, कुकिंग का काम छोड़ के और अलग अलग फील्ड में इन्वेस्ट करना सीखा या करना शुरू करा। जब इन्होंने अलग अलग फील्ड में इन्वेस्ट करा तो इन्हें कंपनी बीएससी पे लिस्ट कराई। बीएससी पे लिस्ट करा के इन्होंने इन्वेस्टर को इनवाइट किया। इन्वेस्टर को इनवाइट करा तो इनका अच्छा काम चला। काम चलने के बाद जब कंपनी अच्छी सेटल हो गई तो जो जहाँ पर ये इस्टेब्लिश थी, अमलनेर जलगांव गांव के आसपास, जलगांव डिस्ट्रिक्ट के आसपास, वहाँ पर जो गांव के लोग थे उन वहाँ पर काम करते थे, तो उनकी भी इन्वेस्टमेंट ली गई। अब जब पता लगा कि कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है तो कंपनी ने प्लान किया कि हमारे जितने इन्वेस्टर हैं क्यों ना हम इनसे शेयर अपने वापस ले लें, ताकि वापस शेयर हमारे पास आ जाए, हमारा उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहे। तो वहाँ पर अमलनेर गांव में एक ब्रोकर को भेजा जाता है कि वहाँ से जितने भी लोगों के पास विप्रो के शेयर हैं वो वापस वहाँ से ख़रीद के लाए। जब वो वहाँ पर जाता है तो वह उनकी मुलाकात, ब्रोकर की मुलाकात अनवर जी से होती है, जिनका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। तो अनवर जी की मदद ली जाती है शेयर्स के बारे में, किन किन के पास शेयर्स हैं, कहाँ से हैं, कैसे हैं, लेने के लिए। तो अनवर उनकी मदद करते हैं और उनकी एवरेज में कंपनी का जो ब्रोकर था वो उसको कुछ शेयर देने की बात करता है। उस टाइम अनवर जी जो थे वो 4 भाई थे। 4 भाइयों में से उनका ज़मीन का बंटवारा हुआ था। तो जो ज़मीन का बंटवारा हुआ उनमें से 80,000 रुपये अनवर जी के हिस्से में आए थे। जो उनकी ज़मीन आई थी उन्होंने वो बेच दी। बेच के उनको 80,000 रुपये मिले थे। 80,000 में बेच दिया अपने हिस्से का खेत। 80,000 रुपये में उन्होंने अपने हिस्से का खेत बेचा था। अब मैं यहाँ दोबारा आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा शेयर मार्केट की गैम्बलिंग के बारे में। अब गैम्बलिंग कहाँ से होती है? अगर अनवर जी सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा देते और गलत स्टॉक में लगा देते तो शायद उनका पैसा ज़ीरो हो जाता, और ज़ीरो हो जाता तो वहाँ से गैम्बलिंग की बात बढ़नी शुरू होती कि यह गैम्बलिंग है। लेकिन नहीं, इन्होंने भी अपने रिस्क को मैनेज करना सीखा, मैनेज करा। आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। उन्होंने 80,000 रुपये उनके पास होने के बावजूद उन्होंने सिर्फ 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए विप्रो कंपनी के अंदर। उस टाइम कंपनी का शेयर 100 रुपये के आसपास था। तो इन्होंने 80 में, अनवर अहमद की उम्र तकरीबन 27 साल की थी, शादीशुदा थे, 2 बच्चे थे। ये सारी कहानी आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगी। मैं यहाँ पर बताऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अब उन्होंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे शेयर बाज़ार में। 10,000 रुपये लगाना थोड़ा रिस्की माना जाता था उस टाइम। 1980 की बात करें तो मेरे तो जन्म के पहले की बात है। तो उस टाइम तो 10,000 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी। 10 रुपये भी बहुत बड़ा होता था। तो 10,000 रुपये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की था। लेकिन इनके पास 80,000 रुपये थे उस टाइम। तो 80,000 का इन्होंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करा मार्केट में। अब 10,000 इन्वेस्ट करे तो 40 साल तक नहीं बेचा एक भी शेयर। इन्होंने इन्वेस्ट करने के बाद अनवर जी ने 40, ये थे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, इनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहते हैं। जो मैं आपको कैंडल के बारे में बता रहा था कि कैंडल
वीकली भी होती है, डेली भी होती है, मंथली भी होती है। तो एक हिसाब से ये अगर इस तरीके से देखें तो ये मंथली इन्वेस्टर थे या ईयरली इन्वेस्टर थे। ईयरली 40 साल तक इन्होंने वेट करा और अपने शेयर नहीं बेचे। अब नहीं शेयर बेचे तो वो धीरे 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 अच्छी कंपनी, क्योंकि कंपनी अच्छी थी, अब कंपनी अच्छी में इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा तो मिलेगा ना। तो इनको मैं आप दूसरी फाइल में आपको दिखाता हूँ। ये सारी डिटेल आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है, आपके सामने मिल जाएगी, आप चेक करेंगे तो। ये फाइल मैंने खोली है 1980 की। ये डेटा बहुत है, इंटरनेट पे बहुत डेटा पड़ा हुआ है। अगर आप इंटरनेट पे लिखेंगे मोहम्मद अनवर विप्रो लिख के भी सर्च करेंगे तो उनकी पूरी कहानी आ जाएगी कि ये क्या कहानी है, क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट है। इन्होंने 1980 में इन्वेस्ट किया, 100 शेयर्स में करा, 100 शेयर्स इन्होंने लिए। 1981 में कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ, विप्रो कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को, जितने भी शेयर होल्डर थे, उनको बेनिफिट दिया कि भाई आप लोगों ने हम पे विश्वास किया, आप लोगों ने हमारे कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो हम अच्छा कमा रहे हैं तो आपको भी दे रहे हैं। ये कंपनी है इन्वेस्टर के बारे में सोचा। हर कंपनी नहीं सोचती और ऐसा भी नहीं है कि सारी कंपनियां सोचती है, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं विप्रो की। कंपनी कोई भी हो सकती है, विप्रो भी हो सकती है, और किसी का भी नाम लेना ठीक नहीं है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो मैं यहाँ पे विप्रो का नाम ले रहा हूँ, एग्जांपल और भी है मैं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक व्यक्ति के बारे में, पावर ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में। अब कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो उन्होंने अपने इन्वेस्टर को 1:1 का बोनस दिया, यानी कि जिसके पास 100 शेयर थे उनको 1:1 के हिसाब से बेनिफिट देके 200 शेयर हो गए उनके। 100 के बदले 1:1 दिया तो 200 शेयर उनको मिल गया। अब उनके पास 200 शेयर थे, कंपनी को और अच्छा प्रॉफिट हुआ तो कंपनी ने 4 साल बाद दोबारा इन्वेस्टर को बोनस दिया, फिर दोबारा 1:1 का दिया, तो 200 जो शेयर थे वो बढ़ के 400 हो गए। 200 शेयर की वैल्यू जो बनी थी, क्वांटिटी चेंज हुई है यहाँ पर, एक एक शेयर और एक्स्ट्रा दिया गया, तो 400 शेयर कंपनी ने अब उसके पास दे दी। उसके बाद 86 में कंपनी के प्राइस स्प्लिट हुआ 10 रुपये के हिसाब से। 10 रुपये का प्राइस स्प्लिट हुआ 10% के हिसाब से, तो ये 4000, जो 400 रुपये थे, 400 क्वांटिटी थी, वो 4000 क्वांटिटी हो गई। अब 1987 में कंपनी ने और दिया इन्वेस्टर को, तो अनवर जी को दोबारा फिर बोनस मिला 1:1 का। अब वो जो 4000 शेयर थे उनके 8000 शेयर हो गए। यहाँ पर इन्वेस्ट सिर्फ 10,000 ही हुआ है, 100 शेयर से हम 8000 शेयर पे पहुँच चुके हैं। देखो काउंटिंग आप ही करना कितने परसेंट हुआ है, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। 1989 में कंपनी ने फिर दोबारा बोनस दिया 1:1 का, 16,000 हो गए। ये कहानी लंबी चलती गई, 92 में भी 1:1, 95 में भी 1:1, 97 में 2:1 का रेशियो। जो 64,000 शेयर हो गए थे वो अब हो गए 1,92,000 शेयर। 99 में फिर स्टॉक स्प्लिट हुआ 2 रुपये के हिसाब से, 2 के हिसाब से, अब ये 9,60,000 हो गए। 2004 में, 5 में, 10 में, ये 10 तक का डेटा हमारे पास यहाँ पर पड़ा है। तो 2:3 का देखो कितना बड़ा रेशियो। ये आपके पास हो गए 9 करोड़ शेयर के आसपास, 9,60,00,000 शेयर। ये 2010 की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आज 2025 चल रही है, आज के आसपास इनकी जब हम वर्थ चेक करते हैं, ये 800 करोड़ दिखा रखी है। अब जब आज की डेट में इनकी वर्थ जो है 1500 करोड़ से ज़्यादा की वर्थ है इन शेयर्स की वैल्यू। 10,000 इन्वेस्ट करें, मेरी लाइफ 40-42 साल है, अगर 10,000 रुपये वहाँ पर हमारे पास उस टाइम होते, क्योंकि इसे हमारे पास उस टाइम इतने पैसे नहीं थे तो हमने इन्वेस्ट नहीं किया, या हमारे फादर ने नहीं किया। आज हमारे पास है तो हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे।
जितना है तो उतने हिसाब से इन्वेस्ट किया जाएगा। यहाँ पर अनवर जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। 10,000 उनके पास थे, 80,000 में से 10,000 उन्होंने इन्वेस्ट करा। आज वो 1500 करोड़ रुपए बन के खड़े हैं उनके सामने। 1500 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं है। उसके बीच में उन्होंने थोड़ा बहुत कभी पैसा निकाला भी होगा, लेकिन वो उसी से 40 साल के लंबे ड्यूरेशन में 27 साल 67 साल के आसपास उनकी अब एज होगी, 67 साल या 69 ईयर के आसपास उनकी एज के आसपास वो इतने बड़े पोर्टफोलियो के व्यक्ति बन गए, जबकि इन्वेस्टमेंट छोटी थी। जब इन्वेस्टमेंट अच्छे तरीके से करी जाए तो अच्छे से कमाया जा सकता है। ये बात हुई पावर ऑफ इन्वेस्टिंग की, कि एक इन्वेस्टिंग की पावर क्या है। अब बात करते हैं गैम्बलिंग की, जो लोग कह रहे हैं गैम्बलिंग। गैम्बलिंग का मेरे हिसाब से आपका डाउट ख़त्म हो गया होगा, नहीं भी होता है तो थोड़ा सा और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमारा इंडिया के इंडेक्स का चार्ट मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो चार्ट अब दिखा रहा हूँ, तो चार्ट के बारे में मैंने अपने व्यूअर्स को तो दिखाया नहीं है कि भाई कैसे देखते हैं, ये देखते हैं। बाकी मैं आपको देखना भी सिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक की, उस पे मैं रहता हूँ। हम बात कर रहे हैं पैसा कब व्यक्ति का मरता है, कब सोचता है कि पैसा मर गया, गैम्बलिंग होगी, ये हो गया, वो हो गया। ये जो आप टाइम देख रहे हैं यहाँ पर, मैंने 2 कैंडल्स आपको सिखाई है। कैंडल्स कई तरह की बनती है, मैं सिखाऊंगा सारा। तो जो ये टाइम आप देख रहे हैं, ये टाइम है 2007 का, और आज चल रहा है 2025। अब मैं बात कर रहा था जैसे आपको ट्रेंड के बारे में, तो आप इसको देखिए अच्छे तरीके से, पूरे चार्ट को देखिए। ये ट्रेंड क्या कह रहा है, अपसाइड कह रहा है। टाइम कितना लगा, 2007 से 2025, यानी कि 13 और 65 करीब 18 साल के आसपास। 18 साल की ड्यूरेशन में मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँची। अब यहाँ पे कितनी थी, तो यहाँ पे थी हमारी 6261, यानी कि 6261 करीब करीब। तो 6000 राउंड फिगर हम कैलकुलेट करते हैं कि 6000 यहाँ पर कंपनी की या अपने इंडिया के इंडेक्स की वैल्यू थी। अब मार्केट में जब क्रैश आया, बहुत ज़्यादा मंदी आई थी 2008 में, तो यहाँ पर ये जो है मार्केट ने करेक्शन लिया था थोड़ा सा। ये वर्ल्ड वाइड मंदी थी, अपने इंडिया में ही नहीं थी, ये लगभग पूरे संसार में मंदी को देखने को मिला था कि मंदी है। तो ये सब के ऊपर थी, तो अपने इंडियन इंडेक्स भी करेक्ट हुआ था। कहाँ तक करेक्ट हुआ, करीब करीब 2000 के आसपास का। अब आप सोचिए कि जिस व्यक्ति ने 6000 के आसपास इन्वेस्ट किया था, जब मार्केट नीचे डाउन आई तो उसका पैसा क्या ज़ीरो हो गया होगा? अगर ज़ीरो हो गया होगा तो वो दोबारा मार्केट जब यहाँ पर अपने लेवल पे आई, तो दोबारा जितना उसने इन्वेस्ट किया था वो दोबारा उसके पास करीब करीब नवंबर 2010 की बात है, तो ये पैसा उसके पास दोबारा उतना ही हो गया होगा जितना उसने इन्वेस्ट किया था। हल्की करेक्शन के बाद मार्केट ने अपने लेवल को क्रॉस किया। अगर वो बैठा रहा, ये ट्रेंड चलता रहा, ऐसे ही चला, तो आज आप जो लास्ट ईयर करीब करीब 26,000 समथिंग पॉइंट हमारी इंडेक्स टच करके आया था, तो आज वो जो 6,000 से 26,000 यानी कि 20,000 पॉइंट तो उसको वैसे ही मिल गए। 17-18 साल के आसपास की इन्वेस्टिंग के बारे में। तो क्या गैम्बलिंग है? कोई भी देश, चाहे वो अपना भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, कोई भी देश तरक्की की तरफ बढ़ता है और
आगे की तरफ ही लुकिंग फॉरवर्ड रहते हैं, सब आगे की तरफ ही देखते हैं। तो जब यहाँ पर सब आगे की तरफ देख रहे हैं तो हमारा इंडेक्स नीचे की तरफ कैसे जा सकता है? इंडेक्स कभी नीचे की तरफ नहीं जाता। करेक्ट होगा अगर हम कहते हैं व्यक्ति को मरने के बाद और शेयर्स को खरीदने के बाद दोनों को ऊपर ही जाना होता है। व्यक्ति बीमार हो सकता है, जाना उसको ऊपर ही है, तो थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है, हमें बुरा लग सकता है, जाना तो ऊपर ही है। ऐसे ही शेयर्स को भी ऊपर ही जाना होता है। अब छोटा सा पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 2020 की बात करते हैं। यहाँ पर वीडियो शायद लंबी हो रही होगी, तो अभी क्लोज करना ठीक नहीं है, थोड़ा पढ़ा ही देता हूँ, बाद में क्लोज कर देंगे, क्योंकि अब टॉपिक छिड़ा है तो इसको क्लोज ही कर लेता हूँ। हमारे पास, आपको याद होगा, 2020 में हमने एक बहुत बड़ी महामारी का सामना किया, कोरोना का, कोविड-19 का। तो हमने 2020 में इसका सामना किया था। तो 2020 में जब हमारा कोरोना आया देश में, इंडिया में लॉकडाउन लगा, हमारा करीब 20 मार्च के आसपास लॉकडाउन लगा था। ये जो कैंडल है हमारी यहाँ वाली, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल साइड में आप देख रहे होंगे, ये दो कैंडल्स आप देख रहे हो, एक ग्रीन एक रेड। इसमें से रेड आपको बड़ी नज़र आ रही होगी। ये कैंडल्स है कब की? मार्च की। लेकिन बनना कहाँ पे शुरू हो गया था? दिसंबर में। सबसे पहले मार्केट को पता लगा था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने जिक्र किया था कि मार्केट यहाँ वास्तविक तौर पे एक भगवान की तरह है, जो उस आदमी के कर्मों का फैसला यहीं कर रही है। गलत करोगे तो यहीं फैसला मिलेगा। मार्केट को पहले ही पता लग रहा था दिसंबर में कि कुछ होने वाला है। चाइना में आया था कोरोना, यहाँ तो कुछ भी नहीं था। पता है इंडियन मार्केट को लग गया, और ये 3 महीने लगातार करेक्ट हुई है। कितने पॉइंट से? ये करीब करीब इसका हाई जो था 12,430 के हाई से और 7511 के लो तक, यहाँ 75 तक आई, और ये 12,000 के आसपास का पॉइंट था। ये करेक्शन हुई। अब जब यहाँ पे त्राईमाम हुई तो क्या मार्केट और नीचे गई? अगर जाती भी तो क्या वो वापस नहीं आती? आज डेट देखो कितनी है। इतनी बड़ी करेक्शन के बाद जब मार्केट रिकवर हो सकती है, तो ये छोटा सा जो पॉइंट आज की चल रहा है, फेस चल रहा है, क्या यहाँ से करेक्शन नहीं होगी? हो सकता है और नीचे आए, या हो सकता है ऊपर जाए, यहीं से ऊपर जाए। वो एक टेक्निकल लर्निंग का इश्यू है, या लर्निंग का पार्ट है। इस बारे में तो कोई कमेंट या कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए, आगे जाए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन क्या इतनी गिरने के बाद मार्केट वापस नहीं जाएगी? ज़रूर जाएगी। जब इतनी गिरने के बाद वापस जा सकती है, इतनी ज़्यादा जा सकती है, हमें और आगे जीना है, देश को भी जीना है, इंडेक्स चलेगा, सब कुछ चलेगा, सारी चीज़ें चलेंगी, तो इन्वेस्टमेंट हमारी भी आगे चलेगी। ये बात कर रहा हूँ पावर ऑफ इन्वेस्टिंग की। आपने इन्वेस्ट करा। गैम्बलिंग क्या होती है? गैम्बलिंग जब व्यक्ति 2 रुपए का 10 रुपए मांगता है, या 10 रुपए का 20 रुपए मांगता है, कितनी देर में? 2 घंटे में, 10 मिनट में, या आधे घंटे में, या अगले ही दिन कि आज मैंने पैसा लगाया, कल डबल हो जाए, या 4 गुना हो जाए, या 10 गुना हो जाए। ये होती है गैम्बलिंग। जब कोई जुआ खेलता है तो वो 1 का 10 मांगता है, वो होती है गैम्बलिंग। अगर आप अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तरीके से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो गैम्बलिंग नहीं कहलाती। यहाँ पर गैम्बलिंग कहीं पर नहीं है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं इंडेक्स के पार्ट की अपने, तो ऐसे ही मैंने आपको
लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था कि हम स्टॉक मार्केट में जब पैसा लगाते हैं तो वो कभी भी डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता। ये आप ये सोचिए कि आप किसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अभी मैंने जो आपको बात बताई, ये मैंने जिक्र किया आपको 2008 की करेक्शन के बारे में, और कोविड-19 आया 2020 के आसपास, तब के बारे में। और अनवर जी की भी मैंने कहानी बताई, वो एक तरीके से 40 साल भूल गए पैसे को लगा के। तो जब 2006 की हम बात कर रहे हैं, 8 की बात कर रहे हैं, ये 7 से 8 का जो फेज़ था, ये जो करेक्शन का फेज़ था, यहाँ पर भी एक वक्त में तबाही त्राहिमाम टाइप हुआ होगा। अब हम, क्योंकि मेरी उम्र 42 ईयर्स है, मैं 40-42 साल के आसपास एज है, तो अब जब मैं उस टाइम स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड नहीं था 2008 में, ये सेम कहानी जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था वो ही चल रही है कि मेरे पास भी खबर आई कुछ साल बाद, जब मैंने स्टॉक मार्केट शुरू करी आज से कुछ साल पहले, तो मुझे भी खबर लगी थी कि अपना इंडेक्स 6000 भी था कभी, या 2000 भी था 2008 में, और आज 26,000 तक भी टच हो गया लास्ट ईयर में। तो 2000 से 26,000 तक की जर्नी, यानी कि करीब करीब 24,000 पॉइंट ऊपर जाना। मैं उस टाइम भी तो इन्वेस्ट कर सकता था, लेकिन मुझे ज्ञान ही नहीं था। मैंने पिछली बार एक आपको कहानी सुनाई थी राम जी की और रावण जी की। रावण जी तो कैसे कहें, रावण की कहानी सुनाई थी और राम जी की कहानी सुनाई थी। तो जब मैंने जिक्र किया था कि दूसरे राज्य में जब पता लगा कि राम जी ने रावण का वध कर दिया, तो वो एक खबर लगी थी। अभी जैसे आज आपको खबर लगी, हो सकता है कुछ शौक भी फील करे कि 10,000 रुपये की रकम 800, 10,000 या 1500 ऐसे बढ़ सकती है, 1500 करोड़ तक बढ़ सकती है, 1,000 करोड़, 800 करोड़, 1200 करोड़, 1500 करोड़ तक 10,000 रुपये की रकम। आप ड्यूरेशन देखिए, ड्यूरेशन कितनी लंबी रही, 40 साल। क्या हम एक दिन में एक का दो चाहते हैं? नहीं, शेयर मार्केट आपको कुछ परसेंट के हिसाब से ही देती है। अगर ऐसा होता, एक का दो होता, तो क्या बड़ी बड़ी कंपनियां, जो टाटा कंपनी होगी, अंबानी ग्रुप्स की कंपनी होगी, अडानी ग्रुप की कंपनियां होगी, है विप्रो की कंपनियां, अलग अलग ग्रुप की कंपनियां, भारत सरकार के ही कुछ कुछ वेंचर्स हैं, भारत सरकार की कंपनियां हैं, तो एक साल के अंदर ये अपने 100 गुना नहीं पहुंच जाती। अगर उस कंपनी की वैल्यू 2,000 करोड़, 10,000 करोड़, 50,000 करोड़ है, तो क्या वो 10,000 करोड़ की कंपनी, हम 10,000 रुपये लगा के उसका 1 लाख मांगते हैं, एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, या एक महीने में, तो 10,000 का 1 लाख हुआ, तो कंपनी के जो 2,000 करोड़ है, सपोज करो कंपनी की वर्थ है 2,000 करोड़ की, तो क्या कंपनी भी ऐसा ही एक्सपेक्ट करे कि 2,000 का 20,000 करोड़ की हो जाए अगले साल, या 40,000 करोड़ की हो जाए अगले साल? ऐसा तो नहीं हुआ। और जब अगले फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे, तो अगली बार हमारी भी उम्मीद हो जाए कि हमारा 1 लाख अब 10 लाख हो जाए, तो कंपनी क्या उम्मीद करे, 40,000 करोड़ की होगी, तो अगले साल क्या वो 160,000 करोड़ की हो जाए, या 100 करोड़ की हो जाए, 100 लाख करोड़ की हो जाए? ऐसा ऐसा नहीं होता। ये हमारे विचार है, ये हमारा सोचने का नज़रिया है। और जब हम अपने विचारों को गलत तरीके से प्रस्तुत करेंगे या दिखाएंगे कि 2 का 10 मांगेंगे, तो गैम्बलिंग वो है। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको क्लियर हो रहा होगा। गैम्बलिंग का पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। गैम्बलिंग हम सोच रहे हैं, हम करने की सोच रहे हैं 2 का 10 लेने की। मार्केट में जो परसेंटेज मिलती है वो 2%, 3% इतना ही मिलती है, क्योंकि कंपनी, जब कोई भी कंपनी या कोई भी इंडेक्स ग्रोथ करता है, जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, अपनी ऑडिट रिपोर्ट कराते हैं, तो वहाँ पर कंपनी के जो चारों क्वार्टर, साल के चारों क्वार्टर है, उनके बारे में उसने सारा डिटेल से बताया जाता है, ऑडिट होती है, सारी चीज़ होती है, तो वहाँ पर कंपनी अपना नेट प्रॉफिट दिखाती है।
कि भाई हमें इस साल में 5% का प्रॉफिट हुआ, या 4% का प्रॉफिट हुआ, या 10% का प्रॉफिट हुआ। वो हर तरीके से अलग अलग कंपनी अलग अलग प्रॉफिट दिखाती हैं। तो वहाँ पर जब कंपनी को 5% का प्रॉफिट हुआ, तो उसके जो इन्वेस्टर थे वो उस प्रॉफिट में अगर पूरी ड्यूरेशन में साथ रहे हैं तो उसमें उनको भी इतना ही प्रॉफिट मिलेगा अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट के हिसाब से, या उन्होंने किस क्वार्टर में इन्वेस्ट किया था उसके हिसाब से उनको भी प्रॉफिट मिलेगा। या कोई छोटा ट्रेडर है, स्मॉल टाइम ट्रेडर है, वो एक महीने की या एक वीक की मूवमेंट को कैप्चर करना चाहता है, तो वो उसको उतना परसेंट का बेनिफिट मिलेगा और वो वहाँ से बाहर आ जाएगा, वो दूसरी कंपनी की तरफ चला जाएगा। जब मार्केट, अब सपोज करो मैं 12 महीने का आपको चार्ट बनाता हूँ, आप ऐसा होता नहीं है लेकिन एक जानने की कोशिश करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये पूरा साल है हमारे सामने। कंपनी ने ग्रोथ करी, ये टोटल 10% की ग्रोथ है उसके कैपिटल की। लेकिन कोई व्यक्ति, कंपनी ने 10% करी, वो कोई व्यक्ति उसमें से 20% भी अपना प्रॉफिट निकाल के चला जाता है कैपिटल का। ऐसा चार्ट नहीं बनता, मैं समझाने के लिए ऐसा बनाया है। जब कोई अच्छा व्यक्ति सीखता है, अच्छे लर्निंग्स होती हैं, अच्छा सीखा हुआ होता है, तो वो कभी भी इस पॉइंट पे नहीं आता, एंट्री नहीं करता और इस पॉइंट पे कभी नहीं निकल पाता। हम आज सपोज करो हमने 2 रुपये में इन्वेस्ट किया और 8 रुपये ये मेरा हाई था, ये 2 रुपये का लो था, तो मैं इस पूरी जर्नी को नहीं तय कर सकता। जब मुझे पता लगेगा स्टॉक ऊपर जा रहा है तो मैं यहाँ कहीं एंट्री करूँगा और करीब करीब यहाँ कहीं निकल जाऊँगा या यहाँ कहीं निकल जाऊँगा। मैं अपने प्रॉफिट को गेन करके, यानी कि 2 से 8 के बीच में 6 का डिफरेंस आया, 3 रुपये का सफ़र शायद मैं इसमें तय कर पाऊँगा, 3-4 रुपये का। तो ऐसे ही कई जगह मैंने 2-3 जगह अपने मूवमेंट कैप्चर किए पूरे साल में। कंपनी को 10% हुआ था, मैं अपनी कैपिटल का कई बार 12% तक भी ले जाऊँगा, 8% ले जाऊँगा। हो सकता है कई जगह गलत भी एंट्री हो, क्योंकि हम रिटेलर हैं, छोटे लोग हैं, तो हमारे पास उतना ज़्यादा, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो ही ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, उनके पास अलग अलग तरह के मॉनिटर्स होते हैं, बड़े हेज फंड इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो उनको पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, तो वो ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक छोटी अमाउंट नहीं है अपनी कैपिटल का 10%, 5%, 20% निकालना। तो ऐसे ही आप स्टॉक में इन्वेस्ट करके अपनी कैपिटल को ग्रोथ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको गैम्बलिंग के बारे में और पावर ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में समझ में आया होगा। मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अगर इसमें भी आपको कोई पॉइंट छूट रहा है या कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। पावर ऑफ इन्वेस्टिंग आपको मैंने समझाया इंडेक्स के बारे में दिखा के, या एक कंपनी के बारे में दिखा के, या अनवर जी की कहानी सुनाकर। गैम्बलिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि 1 का 2 नहीं होता, 2 का 4 नहीं होता, तो वो मैंने आपको इंडेक्स का चार्ट दिखाया, इंडेक्स के बारे में समझाया। गैम्बलिंग लॉन्ग टर्म में नहीं होती, शॉर्ट टर्म में लोग सोचते हैं ज़्यादा कमाने की, तो वहाँ पर गैम्बलिंग के तरीके से देखा जा सकता है, जबकि एक्चुअल में कोई गैम्बलिंग नहीं है, एक इन्वेस्टिंग है, अच्छी इन्वेस्टिंग होती है। पावर ऑफ इन्वेस्टिंग मैंने आपको बताई, तो पावर हमेशा होती है इन्वेस्टिंग में। हमने पहले कोई प्लॉट ख़रीदा था 100 रुपये का या 1000 रुपये का, तो आज वो 10,000 का बिक रहा है या 1 लाख का बिक रहा है, ये भी तो पावर ऑफ इन्वेस्टिंग है। तो यही यहाँ पर पावर ऑफ इन्वेस्टिंग है। आप अपनी कैपिटल का कितने % चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा चाहते हो तो शायद आप गैम्बलिंग के मूड में हो।
उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। कुछ जानना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए। जैसा पिछली वीडियो में आपने प्यार बनाया था ऐसा ही इस वीडियो में अपना प्यार बनाए रखिए। इसी के साथ ही मैं इस चैप्टर को ख़त्म करता हूँ। आप मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास या अपने कलीग्स के पास शेयर करिए ताकि इस नॉलेज की जर्नी को आगे बढ़ाया जा सके, इस लर्निंग के पार्ट को आगे बढ़ाया जा सके, हम और इसके बारे में सीख सकें। इन्वेस्टिंग सीखेंगे तो हम अपने लिए ना तो अपने बच्चों के लिए तो कहीं करें तो उसके बारे में करें। सीखते रहिए, जानते रहिए, लगातार जुड़े रहिए। इसी के साथ ही नमस्कार, धन्यवाद।